नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज हम लेकर आए हैं 30 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। यहाँ हम हर क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। हम अपने चैनल पर डेली 9 बजे सुबह डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं किसी क्वेरी के लिए या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए, तो आप हमारे फैक्ट जीके को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिन की शुरुआत एक थॉट से करते हैं। तो आज का थॉट है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। सही बात है। हालात आपके आज जो भी हों, अगर आपके अंदर कुछ करने का अगर इरादा है, कुछ करने के अगर आपने ठान ली है, तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो अपने आप बन जाते हैं। तो बस यही है, अपने इरादों को मजबूत करके बस तैयारी करें और सक्सेसफुल हों। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में जो भारतीय समाचार पत्र दिवस जो मनाया गया वो 28 जनवरी, 29 जनवरी, 27 जनवरी या 30 जनवरी। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा, हाल ही में भारतीय जो समाचार पत्र दिवस मनाया गया वो मनाया गया था 29 जनवरी को। अच्छा, भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है वो 29 जनवरी को ही क्यों माना जाता है, तो मनाया जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र जो दिवस है, भारत में पहला पहला जो लिखित समाचार पत्र दिवस जो था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में, यानी कि 29 जनवरी 1780 में ये प्रकाशित हुआ था। तभी से यह जो दिन है वो समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। अब बात हमारी समाचार पत्र की हो रही है, तो हम यहाँ बात करेंगे समाचार पत्र से अगर रिलेट करें तो प्रेस डे। क्या बोलेंगे? प्रेस डे। तो प्रेस डे होता है वर्ल्ड प्रेस डे और नेशनल प्रेस डे। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है हमारा 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अब यहीं अगर नेशनल प्रेस डे के बारे में बात करें तो नेशनल प्रेस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 29 जनवरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया। अच्छा, ये बताइए, ये हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो कौन सा वह गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई नो सबको ये आंसर के बारे में पता होगा, बट फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में जो प्रथम स्थान, एक्चुअली होता क्या है कि हर राज्य की एक अपनी अलग अलग झांकियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर जो है किस राज्य की जो झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को, महाराष्ट्र को, जम्मू कश्मीर को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो महाराष्ट्र जो है, एक सेकेंड, महाराष्ट्र जो है उसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये जो झांकी है ये इसका जो झांकी थी वो किस पर आधारित थी जिससे इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये जो झांकी थी वो किस पर आधारित थी? गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित थी। किस पर? गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, निर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित थी। तो इसीलिए इसको क्या मिला है? इस महाराष्ट्र को
गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ बात हमारी महाराष्ट्र की हो रही है, तो हम बात करें महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है हमारी, मुंबई है। क्या है, मुंबई है इसकी कैपिटल महाराष्ट्र की। ठीक है, राजधानी क्या है हमारी, मुंबई है। अब बात करें इसके सीएम, सीएम कौन है यहाँ के, सीएम है देवेंद्र फडणवीस। कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य कौन है, देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत जो है इसके कौन है, गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है इसके, आचार्य देवव्रत। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब यहाँ पर बात करें, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति आए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको एक उपहार स्वरूप चांदी का घोड़ा भेंट में दिया था। तो वो चांदी का घोड़ा जो है वो भी महाराष्ट्र में ही बना था। ठीक है, तो वो चांदी का घोड़ा कहाँ बना था, महाराष्ट्र में। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर महाराष्ट्र को देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो महाराष्ट्र है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, महाराष्ट्र जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब महाराष्ट्र में आपने प्याज और अंगूर के बारे में सुना होगा, तो प्याज और अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है राज्य है वो महाराष्ट्र ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2026 की झांकियों में जो राज्य था उसको प्रथम स्थान मिला था वो था हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस समझौते से बाहर हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र देश जो है वो बना है कौन, जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस समझौते से बाहर हुआ है। तो ये है हमारा कौन, चाइना, यूएसए, इंडिया या फ्रांस। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, यूएसए जो है वो एकमात्र देश जो बना है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस समझौते से बाहर हुआ है। अब बात करें यूएसए की, यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने दूसरी बार पेरिस समझौते से बाहर होने के बारे में बात की है। ये जो क्या हुआ था, जो ये वर्ल्ड का जो एकमात्र देश है यूएसए जो समझौते से 2 बार बाहर हुआ है, दूसरी बार बाहर हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब जो प्रभाव है उसका क्या पड़ेगा। अमेरिका क्या करेगा, अब ईरान और लीबिया जो है और यमन के साथ उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हैं। मतलब इन देशों के साथ जो अमेरिका है वो शामिल हो गया है जो क्या कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हुए हैं। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन, जो अमेरिका जो है, बात अमेरिका की हो रही है तो बात अमेरिका के बारे में करते हैं। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। क्या है, कार्बन, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन जो है उत्सर्जक देश है। इसके हटने से क्या होगा, ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस कमज़ोर होती है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है, अगर ये जो पेरिस समझौते से बाहर हुआ है, इससे क्या होगा, जो यूएसए है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो इससे क्या होगा, अगर ये हटेगा तो ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस जो है वो क्या होगी, हमारी कमज़ोर होगी। वैसे तो वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल तेज़ी से बढ़ ही रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूएसए से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ आपको बता दिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो 2026 है, बात करें कृषि वर्ग की, तो कृषि वर्ग जो है वो किसने घोषित किया। तो ये किया है हमारा महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने या हमारे
क्या बोलते हैं, झारखंड ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है इसको कृषि वर्ष घोषित किया है। अच्छा, कृषि जो मंत्री हैं, मंत्री जो है हमारे कृषि के, कौन है हमारे कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। इसका जो उद्देश्य है, कृषि वर्ष घोषित करने का जो उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य है इसका घोषित करने का उद्देश्य क्या है हमारा, इसका उद्देश्य ये है कि बजट को, इससे क्या होगा, बजट को बढ़ावा मिलेगा। अगर ये कृषि वर्ष घोषित किया है तो उससे क्या होगा, हमारा बजट को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मंडी सुधार, मतलब मंडी जो ई मंडी है, यानी कि जो ऑनलाइन मंडी है उसमें सुधार होगा। ठीक है, और रोज़गार और आय को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कृषि वर्ष की जो टैगलाइन है, इसकी जो टैगलाइन है वो है समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। क्या है, समृद्ध किसान, किसान समृद्ध राज्य। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर कह रहे हैं, जो समृद्ध किसान समृद्ध राज्य जो है इसका टैगलाइन है इसकी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे हम बात इसकी कर रहे हैं एमपी की। तो एमपी जो है, एमपी में एक चीज़ है कि भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना जो है वो किससे संबंधित है। भीमराव अंबेडकर कामधेनु जो योजना है वो पशुपालन डेयरी विकास से संबंधित है। कौन सी, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, कामधेनु योजना पशुपालन से संबंधित है। किससे, पशुपालन डेयरी विकास से संबंधित है। अब डेयरी उत्पादन में जो विश्व का स्थान है, विश्व में इंडिया है और भारत में यूपी सबसे प्रथम पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, हाल ही में PFRDA ने यूपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में PFRDA ने यूपीएस समीक्षा के लिए जो अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया था वो है हमारे सत्यकी घोष, गणेश लक्ष्मी नारायण, रविशंकर या कोई नहीं इनमें से। तो हाल ही में PFRDA जो है यूपीएस समीक्षा के लिए जो घोषित किया है वो समिति का गठन किया हमारे गणेश लक्ष्मी नारायण जी ने। किसने किया है, गणेश लक्ष्मी नारायण जी ने। अब कमेटी के बारे में बात करें, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है कमेटी। कमेटी का नाम है सार्ग की, एक मिनट, कमेटी का नाम क्या है, सार्ग। क्या है, सार्ग है। अब इसके बारे में बात करें, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है। इसकी पूरी फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक, क्या है, स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक, ए से हमारा क्या होता है, असेट्स, फिर क्या आता है हमारा, एलोकेशन, फिर आता है रिस्क, फिर रिस्क एंड गवर्नर। ठीक है, गवर्नेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके हेड कौन है, हेड बने हमारे गणेश लक्ष्मी नारायण जी। ये समीक्षा जो बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, एनपीएस की समीक्षा करने के लिए ये सार्ग कमेटी जो है वो बनाई गई थी। अब एनपीएस क्या है, एनपीएस के बारे में बात करें तो एनपीएस की पूरी फुल फॉर्म जो है, एनपीएस की पूरी फुल फॉर्म है हमारी नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या है हमारा, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एनपीएस की समीक्षा करने के लिए सार्क समिति का गठन किया गया था। ये गणेश लक्ष्मी नारायण जी ने किया था। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन सिस्टम। अब ये जो समिति है वो किसने बनाई, ये समिति बनाई थी PFRDA ने। किसने बनाई थी, PFRDA। PFRDA क्या है, PFRDA जो है वो हमारा एक पेंशन रेगुलेट करने वाली संस्था है। क्या करने वाली संस्था है, एक पेंशन रेगुलेट करने वाली संस्था है ये, पेंशन रेगुलेट। अब इसके बारे में PFRDA के बारे में जब बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेंशन, PFRDA की पूरी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका करेक्ट आंसर है गणेश लक्ष्मी नारायण। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो हैं, फैक्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला मने पोज, मेन पोज है, मने पोज नहीं है, मेने पोज जो है वो क्लिनिक लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने थोड़े से पहले जो डिस्कस किया था, राजधानी जो है वो मुंबई है और इसके जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और इसके जो सीएम हैं वो हमारे कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अब बात करते हैं इसका जो उद्देश्य है मेनोपॉज क्लिनिक का, जो उद्देश्य है वो क्या है? मेनोपॉज क्लिनिक का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को रजोनिवृत्ति के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। रजोनिवृत्ति जो है एक उसके दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए मेनोपॉज जो क्लिनिक है उसका पहला जो है उसको लॉन्च किया गया है। पहला जो भी चीज़ लॉन्च की जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गल्फ फूड 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है जिसमें भारत को पार्टनर देश बनाया गया है? गल्फ फूड 2026 जो है वो आयोजित किया है हमारा किसने? दुबई, यूएई ने। किसने? दुबई, यानी कि दुबई यूएई ने गल्फ फूड जो 2026 जो है वो आयोजित किया है। ये आयोजन जो है वो 31 वर्षों में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। तो बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। तो गल्फ फूड का जो भारत का पार्टनर देश बनाएगा वो यूएई, दुबई है उसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेसी डेनियल जो पुरस्कार है 2024, इससे सम्मानित किया गया है किसको? शारदा को, अखिलेश को, अनुपम को या राजेंद्र को? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? शारदा। शारदा को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब इसमें बात करें तो जो केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कि केंद्र सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान देने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनको प्रतिवर्ष जो है सर्वोच्च पुरस्कार ये दिया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा शारदा। शारदा को भी जेसी डेनियल पुरस्कार दिया गया है और केरल मलयालम जो सिनेमा में आजीवन योगदान जो देता है उसको सर्वोच्च पुरस्कार ये दिया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है शारदा। तो आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस किए हैं। हम हर क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं, स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। किस राज्य ने वेसेलर सब्टाइल्स, ये मैंने कल क्वेश्चन करवाया था कल की वीडियो में, जिसने कल का वीडियो नहीं देखा जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो, जाके जरूर देख लें। किस राज्य ने वेसेलर सब्टाइल्स जो है को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपको इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में भी हमको राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आज वीडियो आपका आने वाला है सुपर टेट के बारे में, तो उसके बारे में उसके जो बारे में है पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। प्यार सपोर्ट अपना ज़रूर बना के रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।